नमस्कार कनल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। आपको भी, श्रोताओं को भी धन्यवाद बुलाने के लिए। जी। कनल है ना, ये बताइए कि जी। एक तरफ तो आपने देख रहे हैं हम लोग कि यूक्रेन और रूस के बीच वॉर को रुकवाने के लिए, सीज वार करवाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप को। और दूसरी तरफ भारत चीन के अब और नजदीक आ रहा है। चीन के एफएम हमारे यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो समझौते हो रहे हैं वो तो अपने आप में ऐतिहासिक है। जी जी, बिल्कुल। ट्रंप साहब ने वो कर दिखाया जो दुनिया में कोई कर नहीं सका। रशिया, इंडिया, चाइना एक्सिस, ब्रिक्स ग्रुपिंग, ये सारी चीज़ें हवा में तैर रही थी अभी तक। और हम में से काफ़ी लोग मानते थे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नहीं है उसके एक करेंसी का नोट निकाल के आपने ऐसे ही एक ट्वीट कर दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ट्रंप साहब ने हमें आपस में जोड़ दिया। और ये जो ग्लोबल रीसेट की बात होती है, ये ग्लोबल रीसेट की एक बहुत बड़ा एक स्टेप है। क्योंकि जब ये तीनों पार्ट्स, रशिया, इंडिया, चाइना, एक ग्रिड पे आ जाएंगे और आप ईरान गिन लीजिए साथ में, और या फिर ब्रिक्स की बात करते हैं, तो फिर जो दुनिया की पॉपुलेशन का बिगेस्ट ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन, 65% इकॉनमी सारी इधर को शिफ्ट हो जाएगी। और जब जिस एक्सिस या जिस ग्रुपिंग के पास ये पावर है, वो फिर उस वर्ल्ड को रूल करता है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि अमेरिका ख़त्म हो जाएगा, बट अमेरिका ने अपने लिए एक मुसीबत बना दी, ना चाहते हुए भी। जी। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ब्रिक्स में जिस तरह से और देश जुड़ना चाहते हैं, सबसे ज्यादा तो अमेरिका को ब्रिक्स से डर लगता है। और अब अगर रूस, भारत और चाइना एक साथ आ जाएंगे, तीनों एक साथ मिल जाएंगे, तब तो और डरने वाली बात है अमेरिका के लिए। लेकिन हम भले ही समझौते कर रहे हो चाइना के साथ, सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन चाइना पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये तो हमें हमेशा याद रखना होगा। अंजू जी, खतरा तब तक है जब तक आपको समझ ही नहीं कि दुश्मन कैसा है। 1950 के दशक में नेहरू जी को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान चाइना क्या कर रहा है। वो हिंदी चीनी बाय बाय, हिंदी चीनी बाय बाय के नारे मार रहे थे। चाइनीज़ आगे घुसे तिब्बत में, उनको वहाँ पे चावल नहीं मिले खाने के लिए, तो हमने उनको दिए, लो खाओ, तिब्बत को आप कब्जा करो और हमारे पड़ोसी बन जाओ। उससे पहले चाइना हमारा पड़ोसी नहीं था। तो वो होती है बेवकूफ़ी। उसके बाद इस गवर्नमेंट के साथ आपने देखा कि हमने गलवान का इंसिडेंट हुआ, फिर पुश बैक हुआ, डिसंगेजमेंट हुई। तो इसका ये मतलब है कि हम एक तो हम इक्वल फुटिंग पे बैठ के बात कर रहे हैं। हम वो ये नहीं कि सर जनाब आप प्लीज़ फर्स्ट, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा है, सरकार समझती है। और उसमें एक रियल पॉलिटिक की बात करें तो चाइना के पास ऑप्शन नहीं है कोई भी, बिकॉज सी पैक जो था पाकिस्तान के अंदर, $60 बिलियन तो सिर्फ सी पैक में लगा था। उसके अलावा चाइना ने जो चाइनीज़ डिपार्टमेंट खोल रखे हैं हर यूनिवर्सिटी में, उनकी जो बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट है, फैक्ट्रीज जो लगाई, पावर हाउस जो लगाए, वो अलग हैं। तो ऑलमोस्ट 60 to 70 80 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका ने पाकिस्तान को झोली में बिठा के डुबो दी। दूसरा उसका जो अटेम्प्ट था निकलने का वार्म वाटर्स की तरफ, तो वो वाया म्यांमार कर रहा था। म्यांमार में उसको एक कॉरिडोर भी चाहिए था और म्यांमार से वो रेयर अर्थ लेता था। वहाँ पे भी अमेरिका घुस गया वाया बांग्लादेश, दो रास्ते बंद। तीसरा जो उसका प्लान था वाया ईरान, कि सी पैक को पेशावर से ऊपर घुमा के काबुल से लेके ईरान को तरफ ले जाएं। तो वो भी खटाई में पड़ गया बिकॉज ऑफ ईरान में किस दिन कब बम फट जाए पता नहीं। तो चाइना की मजबूरी है। अमेरिका ने हमें तंग करने की कोशिश की पाकिस्तान के साथ, उससे ज़्यादा उसने चाइना को प्रैक्टिकली तंग किया है। और वो चाइना को सरेआम, उनकी तो कंपटीशन सीधा सीधा है। तो कुछ मजबूरियां हैं उसकी भी कि उसको हमारे साथ कॉपरेट करना पड़ रहा है। और ये अगर आप देखेंगे तो ये आज से नहीं, ऑलमोस्ट 7 8 महीने पहले से ही स्टार्ट, ट्रंप साहब के आने से पहले ही स्टार्ट हो गया था, जब हमारा एक समझौता अंडरस्टैंडिंग सी हुई और चाइना पीछे हटना शुरू हो गया बॉर्डर से। तो चाइना का जो अब लड़ाई लड़ने का इन एनी केस जो हमारे साथ स्टाइल था, या जो प्लान था, वो था जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में करके पाकिस्तान के साथ किया, कि आप ज़मीन पे फौजों को आपस में मत लड़ाइए। बिकॉज चाइनीज़ जो पीएलए सैनिक है वो हमारे हार्डन सैनिकों के सामने हिमालयाज़ में नहीं रुक सकते। 62 की बात चली गई। तो उसका यही प्लान था कि मिसाइल्स फेंकेगा, ये एयर रेड मारेगा। और जो हमने किया ऑपरेशन सिंदूर में, वो टेम्पलेट हमने दिखा दी और वो कैपेबिलिटी भी चाइना को दिख गई। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि समझौता हमारा पहले ही हो गया था। तो कुछ अंडरस्टैंडिंग भारत और चाइना की इसलिए भी है कि जो जो ट्रंप अभी कर रहा है, इसका अंदेशा सरकारों को था पहले ही। और सरकारों को हमेशा हम लोगों से हमेशा
पहले पता होता है, उनकी उनकी नॉलेज, उनकी पकड़ जो होती है इन चीज़ों पे, बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनकी जो हर किस्म का नेटवर्क है। तो मैं ये कहता हूँ कि चाइना हमारा स्लिपरी नेबर है, उस पर विश्वास करना बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर हम ये करें कि दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके बैठ जाएं और बोले हमने चाइना से बात नहीं करनी बिकॉज 62 में चाइना ने ये किया, गलवान ने वो किया, तो फिर वो हमारी बेवकूफ़ी होगी। बिकॉज 62 की भी हिस्ट्री को अगर आप ढंग से पढ़ें तो चाइना को प्रोवोक हमने किया था। मैं 62 में चाइना ने जो हमारे ऊपर किया वो अलग कहानी है, उसके पहले जो 10 साल 15 साल हमने जो चाइना के साथ बेवकूफ़ियाँ की और उनका नेशनल हाईवे बनने दिया अक्साई चीन के थ्रू, तिब्बत में जैसे मैंने कहा राइस सप्लाई किया, जो जो चाइना करता रहा और हम आंख बंद करके गिटार बजाते रहे, वो एक हमारी बेवकूफ़ी थी। वो उस टाइम से हम निकल चुके हैं। तो जब आप अपने दुश्मन को कहो या दोस्त को कहो, दोनों में से अंजू जी, जब आप जानते हो ना किसी इंसान को और समझते हो, तो आप उससे डील कर सकते हो। ना समझी तब है जब आपको पता ही नहीं कि आप किससे, जैसे यूएसए के साथ हमारा रिलेशन था। आज भी लोगों को लगता है कि यूएसए ने बहुत बड़ा धोखा दिया। यूएसए भी अनरिलायबल है। हर कंट्री, देखिए, जो पावर बड़ी पावर है ना, वो रूथलेस होती है, अपना इंटरेस्ट देखती है। और अगर आप उस पावर के आसपास की आने की कोशिश कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं धक्का मारेगी। ये तो ग्लोबल रियल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स का रूल है। तो हमें ज़्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ट्रंप और अमेरिका को अलग से देखिए। ट्रंप ने कुछ हदें क्रॉस कर ली, रेड लाइन्स क्रॉस की हैं हमारे साथ, लेकिन यूएसए के साथ हमारा रिलेशन में फिर भी देखता हूँ कि एक वर्किंग रिलेशन चलेगा। उसी तरीके चाइना के साथ भी हमारा वर्किंग रिलेशन चलता रहेगा। और जब तक, मैं तो एक एक्सट्रीमिस्ट व्यू भी रखता हूँ और मैं इसके बारे में पहले बोल चुका हूँ कि अगर सी पैक ख़त्म हो गया पाकिस्तान से, सी मैक ख़त्म हो गया म्यांमार से, तो आप चाइना को अपने अंदर से कॉरिडोर क्यों नहीं दे सकते गुजरात तक? क्या प्रॉब्लम है उत्तराखंड से गुजरात? आप ट्रांजिट फीस लीजिए। हाईवे हमारे फर्स्ट क्लास आजकल वर्ल्ड क्लास हो चुके हैं। जो थोड़ा बहुत और इन्वेस्टमेंट करनी है करें, उनसे अच्छा पैसा पैसा कमाएं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब चाइना हमारे थ्रू ट्रांजिट करेगा तो वो फिर हमसे पंगे नहीं लेगा। क्योंकि जो आपका जो अंदेशा है ना, वो भी सच है कि आज चाइना बिहेव कर रहा है, 5 साल 7 साल के बाद वो पीछे मुड़ के काटेगा। क्योंकि वो एक जो उसकी हैबिट है, जो वो है। तो उसका सबसे कंट्रोल करने का तरीका क्या है? 2 तरीके हैं कि चाइना के पास इतनी बड़ी आर्सेनल है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी वो है, वेपन है, तो हम भी बनाएं, खर्चे करते जाएं करते जाएं करते जाएं, बाकी चीज़ों को निगलेक्ट करके। दूसरा तरीका ये कि चाइना को आप अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दो, चाइना को अपने अंदर फंसा लो कि कल को वो समझे कि यार अगर मैंने पंगा लिया तो ये मेरा ट्रेड रूट, ऑयल वॉयल सब बंद हो जाएगा। तो साम दाम दंड भेद हमने दुनिया को सिखाया, दुनिया हमारे साथ खेलती है, हमें पता नहीं चलता। तो मुझे चाइना के साथ डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि चाइना हमारे साथ जो कर रहा है वो हम पे एहसान नहीं कर रहा, उसका अपना सर्वाइवल इस टाइम। और उसके अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है, और जो शी जिनपिंग कल हॉस्पिटल में था और जो उसके खिलाफ हो रहा है, और ये भी है कि शी जिनपिंग चला जाए तो दूसरा कौन सा वहाँ पे कोई देवता आ जाएगा, वो ऐसे कोई और आएगा। तो हमें डील करना पड़ेगा। तो बॉटम लाइन ये है जी। लेकिन ये मुद्दा भी तो उठता है ना कि जो टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाया, भारत तेल खरीदता है अगर उससे, तो चाइना भी खरीदता है। चाइना को उन्होंने अलग रखा, उन पर इतना टैरिफ नहीं लगाया। तो अभी चाइना भारत के इसलिए नजदीक आना चाहता है क्योंकि उसके रिश्ते अमेरिका से खराब हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन उसके रिश्ते अमेरिका से अच्छे होने लग गए, वो फिर भारत के साथ पहले जैसा बन जाएगा। क्योंकि जो प्रॉक्सी वॉर भारत और चाइना के बीच चलता रहा है, वो भी तो अमेरिका की देन है। नहीं, उसमें आप थोड़ा ट्विस्ट समझे। चाइना और अमेरिका दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि अमेरिकन भी चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, चाइनीज भी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। और दोनों कंपीटिंग सुपर पावर हैं। आप देखिए 1990 में रशिया ने मुंह खोल के कहा था चाइना इसको अमेरिका को कि भाई हमें नेटो में ले लो, तुम्हारे नेटो में मैं आने के लिए तैयार हूँ। कल ना बचेगा नेटो, एंटी नेटो, ना होगा वर्ल्ड वॉर। दो टॉप मोस्ट पावर्स, सेकंड पावर ये बोल रही थी कि हम तेरे नीचे आने के लिए तैयार हैं, तुम्हारे गठर में आने के लिए तैयार हैं। आप इमेजिन कीजिए 90 में अगर रशिया नेटो में चला जाता तो आज किससे लड़ाई कर रहा होता? हाँ। तो नहीं किया ना अमेरिका ने, बोला नहीं नहीं नहीं, हम आपको गारंटी देते हैं कि नेटो आपके आसपास नहीं आएगा, आप ऐश करो। जब आसपास आया तो यूक्रेन की वॉर होगी। तो वो जो समझौता और प्यार की जो बातें कर रहे हैं ना हम लोग, वो दो कंपीटिंग सुपर पावर्स आपस में नहीं करती। क्योंकि फिर उनका क्या है कि आप इमेजिन कीजिए कि अमेरिका जो है वो चाइना को जफ्फी डाल ले सपोज, तो अमेरिका और चाइना के जुड़ने से तो वर्ल्ड में पीस आएगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन अमेरिका के अंदर जो डीप स्टेट है, जिसने
लड़ाई करके, जिसको MIS मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उनका, वो जो पूरी दुनिया में लड़ाइयाँ लगा के, तो अमेरिका का बिजनेस ठप हो जाएगा। आज अमेरिका अगर दुनिया में लड़ाइयाँ खत्म होगी, ट्रंप ने क्या बोला आज टेबल पे बैठ के यूरोपियन लीडर्स के साथ, कि एक ही लड़ाई बची है जो मैं सोच रहा था बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी, यूक्रेन की, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने इसको खत्म करना। ये बात लग गया कि हम इस रूम से निकले कोई और लड़ाई ना शुरू हो जाए, बिकॉज उसको पता है वो कहीं और चिंगारी लगा रहा है। तो अमेरिका की इकॉनमी का जो मॉडल है वो कॉन्फ्लिक्ट इकॉनमी पे चलता है, वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलाता है, वो नहीं करने देगा उसको। और जो भी प्रेसिडेंट उसके रास्ते में आएगा उसको उड़ा दिया जाएगा कैनेडी की तरह। तो वो नहीं हो सकता हमें। और आप ये भी समझिए अंजू जी कि हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें, हम रियल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं, उसमें पहला वर्ड ही जियो है, जियोग्राफी। हम और चाइना नेबर हैं, नहीं थे, मैंने कहा 1950 से पहले नहीं थे, तिब्बत था, अब है ना। अब फैक्ट ये है कि चाइना हमारा नेबर है। ये भी फैक्ट है कि चाइना ने हमारे ही मेन अपोजिशन पार्टी के साथ MOU साइन कर रखा है। ये भी फैक्ट है कि हमारे ही बहुत बड़े बड़े लीडर हैं वो चाइनीज़ लैंग्वेज बोलते हैं। तो अगर आप चाइना के साथ रिलेशन अच्छा करके इन कैंसर का इलाज अंदर कर सकते हो आराम से, और एक जो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमारे चाइना के साथ हो सकता है, जो होना हो जाएगा अगर हम ये उसको फंसाते नहीं अपने साथ, वो POJK पे भी हो सकता है। बिकॉज POJK की जो कहानी है वो ऊपर वाला POJK गिलगित बल्तिस्तान जो हमें चाहिए, नीचे वाले तो हमें इंटरेस्ट नहीं है, वो चाइना की इंटरेस्ट उसमें क्लैश करेंगे हमारे साथ। तो क्यों ना हम चाइना को एक CPEC दें और उसको बोले भाई अब तो उसको भूल जाओ, वो हमें स्वैप कर ले, तेरे को रास्ता मिल गया, तू ना उधर क्या करना भी जाके। और जो उसने पावर हाउस लगा के अपनी बिजली की डैम डूम बना के उसने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है टू टेक दैट बिजली बैक इनटू चाइना, लेट इट गो। आप ट्रांजिट राइट्स लीजिए, आप रॉयल्टी पकड़िए और समझौता कीजिए। आप ऐसे रिलेशनशिप पे देखिए, मैं मेरा एक धारणा है मेरी लाइफ की, एक वो है कि जब आप एक चीज़ ट्राई करते हो और वो सक्सेसफुल नहीं होती तो आपको कुछ और करना पड़ेगा, रेडिकली डिफरेंट। हमने कश्मीर में देख लिया ना, कितना कुछ किया, लेकिन आज भी हम रेडिकल चेंजेस 370 के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। और आज इसलिए फिर बीच में पहलगाम हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं कि जो बिल्कुल टोटल एक अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच लेनी पड़ती है ना, वहाँ हम थोड़े से हिचकिचा जाते हैं, हम हमारे कंफर्ट जोन में रुक जाता है। तो अगर आप रेडिकल चेंज करेंगे, चाइना के साथ हम लड़ते रहे, बॉर्डर पे तनाव होता रहा, और 67 में हुआ, 81 में हुआ, 92 में हुआ, तो 2005 में हुआ, फिर डोकलाम हो गया, फिर गलवान हो गया, कि हर बार हम जाएंगे, हम उनको गुत्थम गुत्था होंगे, वापस आएंगे, बिजनेस फिर भी चलता रहता है। बिकॉज डिपेंडेंसी देखो, चाइना ने हमारे ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट कर रखी है। हम लड़ाई झगड़ा करने के बावजूद, बहिष्कार करने की कॉल करने के बावजूद, और आप दिवाली के ना खरीदो और हम ना खरीदें, उसके बावजूद 120-130 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, क्योंकि चाइना ने हमें उसमें फंसा रखा है। और अगर हम वो व्यापार बंद कर दें तो हमारी पूरी इकॉनमी रुक जाएगी 1 मिनट में। इसी तरीके मैं कहता हूँ चाइना के साथ हाथ बढ़ाइए, आप उनको रास्ता दीजिए, आप उनकी जो बिजली का वाला जो उसने डैम में इन्वेस्टमेंट किया उसको कीजिए, तो वो फिर आपके साथ फंसेगा। फिर एक रेसिप्रोकल, फिर क्या कि वो जब हमारे ऊपर कुछ करने की कोशिश करेगा तो उसकी बहुत ज़्यादा स्टेक्स उसके ऊपर लग जाएंगे। आज उसका क्या स्टेक है? कोई स्टेक नहीं इंडिया में उसका, अदर देन MOU कांग्रेस के साथ, बाकी तो स्टेक ही कोई नहीं है। तो ये इस दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, मैं नहीं कहता कि फॉर एवर आप चाइना को डील करो। आप 8-10 साल अगर इससे पीसफुली निकाल लेते हो तो आप देखिए ना अंजू जी, आज हमारे देश के अंदर कितना गदर मचा हुआ है, बम फटने के लिए तैयार है, किसी दिन की बस देर है कि अंदर खून खराबा होना है। इसमें जो बाकी जो फ्रंट हैं, टू फ्रंट हम बात करते थे, अभी बांग्लादेश के बाद 3 फ्रंट की बात होनी शुरू होगी, तो पाकिस्तान को तो हमने ठोक रखा है और फिर ठोकेंगे। चाइना इस गेम में नहीं है आज की डेट में, बॉर्डर से हटा हुआ है। आज उनके वांग हमारे यहाँ, वांगी जी यहाँ बैठे हुए हैं, समझौते हो रहे हैं। तो इस हालत में हम पाकिस्तान को भी चेप सकते हैं, बांग्लादेश को भी चेप सकते हैं, और अंदर वालों को भी हम सीधा कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में आप चाइना लेके आओ, बिकॉज जैसे मैंने कहा, आप जियोग्राफी को इग्नोर नहीं कर सकते। अमेरिका चाइना के साथ बैडमिंटन खेल सकता है बिकॉज बीच में समुंदर है। हमें चाइना के साथ एक अलग रिलेशनशिप करना है। आप ये मानिए ना, हमारा बांग्लादेश के साथ भी इशू है, हमें कॉरिडोर भी खुला करना है, पाकिस्तान को पंजाब उड़ाना है। इसके बीच में अगर चाइना कूद पड़े तो हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 5 साल 10 साल आप निकालिए, तब तक चाइना की इकॉनमी भी डिक्लाइन पे जा रही है और हम ऊपर को जा रहे हैं, तो एक पैरिटी आ जाएगी। वो चाहेगा भी तो नहीं कर पाएगा कुछ, अदरवाइज़ वो, आपकी बात में बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसे ही चलता रहा, एक आधा समझौता यहाँ, एक आधा समझौता, छोटे मोटी चीज़ें चलती रही, तो 5-7 साल में पीछे मुड़ेगा सांप की तरह और काटेगा, कोशिश करेगा वो।
लेकिन तो अभी जो 3 समझौतों की बात हो रही है, जैसे अजीत डोभाल साहब के साथ मुलाकात हुई, जयशंकर जी के साथ हुई, रेयर अर्थ मिनरल्स अब हमको देगा, बोरिंग मशीन्स हमको देगा, फर्टिलाइजर्स हमको देगा, जो उसने रोक रखे थे। और ये रेयर अर्थ मिनरल ऐसे हैं जिसके लिए मारामारी मची हुई है। अमेरिका को भी चाहिए, अमेरिका को भी तो इसने देना बंद कर रखा है ना चाइना ने आजकल। तो जी, आपको लगता है कि ये जो 3 चीजें भारत को मिलने लगेंगी और बॉर्डर पर जो हमारा और उनके बीच में विवाद चल रहा है वो भी सुलझने की तरफ बढ़ रहा है, तो भरोसा शायद भारत और चाइना के बीच बढ़े? बढ़ेगा। आप देखिए कल जयशंकर साहब ने क्या बोला। अब मैं सी पैक टाइप कॉरिडोर की बात तो मैं बड़े महीनों से कर रहा हूँ। कल जयशंकर साहब ने ओपनिंग एड्रेस उनको वेलकम किया वांगी जी को, तो उन्होंने कहा जो पॉइंट्स हाईलाइट किए उसमें एक पॉइंट उन्होंने पासिंग में बोला, लेट्स वर्क ऑन कनेक्टिविटी। हम्म, क्योंकि ये सभी समझते हैं कि देखिए सास बहू का मामला नहीं है कि पूरी ज़िंदगी लड़ते लड़ते ही ख़त्म हो जाती है। कहीं ना कहीं आपको, जब आपको ऊपर जाना है, कहते हैं ना कि ये बहू है वो सास को पसंद नहीं करती, जब खुद सास बनती है तो ये मेच्योरिटी आती है विद लाइफ। अगर हम ये बोलेंगे नहीं यार हम 1962 की लड़ाई में ही लड़े रहेंगे, और मैं खुद आपको एक मिलिट्री हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि 62 की जब बात होती है तो प्रोवोकेशन हमारी थी, फॉरवर्ड पॉलिसी हमने लगाई थी, कैपेबिलिटी थी नहीं। उसके पहले 10 साल हमने बेवकूफ़ी करते रहे, और जब वो टाइम आया जब आंखें दिखानी थी तो आंखें दिखाने चल पड़े, और पीछे पैरों में जूते नहीं थे पहनने के लिए फौजियों के पास। वो हमारी बेवकूफ़ी थी। लेकिन 67 में हमने इन्हीं चाइनीज़ को 5 साल के बाद नथुला में पीटा, हमने गलवान में पीटा। 20 अपने गए तो उनके 40 से लेके 120 तक की बात होती है। तो चीज़ें बदली हैं, हम भी बदले हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि इस जियो पॉलिटिक्स में जब अमेरिका बगल में आके बैठ गया, उसने पहले बांग्लादेश में रिजीम चेंज कराई, अभी वो मुल्ला मुनीर को गोद में लेके या उसकी गोद में बैठा हुआ है, तो हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट है कि हम चाइना के साथ तीसरा फ्रंट ना खोलें, क्योंकि हमारे अंदर का भी एक फ्रंट बन चुका है, 0.5 नहीं, वो 1.0 है। तो इन 3 फ्रंटों को निपटें पहले, तब तक चाइना से लेन देन का बात करते रहें, हम उनकी कनेक्टिविटी दें, हमारा थोड़ा आना जाना रिज्यूम हो। आप ये भी देखिए ना, हम दोनों सिविलाइजेशन है, हम अमेरिका के साथ 200-400 साल पुराना देश नहीं है। चाइना और इंडिया, भारत बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, इसलिए ना आपने हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से ना उनके शी जिनपिंग के मुंह से एक दूसरे के लिए कोई गलत बातें सुनी है। हमने कभी ब्रैश स्टेटमेंट नहीं दिया। आप इसको कंपेयर करिए ट्रंप के साथ, क्या क्या नहीं बोलता वो। मतलब अब बोल बोल के इतनी बेइज्जती होगी उसने, उसने बोला चल अब ऐसे करते हैं, जो इंडिया में अपने कुत्ते पाल रखे हैं उनको बोलो तुम बोलो, तो हमारे वाले शुरू हो गए, कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई बाहर। तो ये मैच्योरिटी है, और चाइना डिक्लाइन पे जा रहा है। वो इसलिए नहीं जा रहा, हमारे कारण जा रहा है। ये हर देश का ऐसा होता है, इकॉनमी शूट करती है, ऊपर जाती है, फिर एक डिक्लाइन आता है, और हम इस टाइम ऊपर जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि, और जयशंकर साहब ने एक और बोला कि हम दुनिया में मल्टीपोलैरिटी चाहते हैं, और एशिया में भी मल्टीपोलैरिटी चाहते हैं। और तीसरी चीज़ जो वांगी के मुंह पे बोली कि हमें टेररिज्म को पहचानना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, बिकॉज जब भी पाकिस्तानी टेररिस्ट का यूएन में डेजिग्नेशन होती है चाइना उसको वीटो करता है। बिल्कुल। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, चाहे छोटे मोटे एग्रीमेंट्स हैं, वो प्लास्टिक पे भी एंटी डंपिंग हटा दी, ये शुरुआत है। और आज के हालत में 5-7 साल के लिए हमें इसको अच्छा बना के रखना चाहिए, ये हमारे लिए ठीक रहेगा। जी। पर दूसरी तरफ ये जो हम मुलाकात हो रही है, 3 दिन के दौरे पर जो आए हुए हैं चीन के विदेश मंत्री, तो इस पर तो नजरें अमेरिका की भी हैं। और अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन जाएंगे, एससीओ समिट होगा। तो खतरे की घंटी तो है अमेरिका के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो मुलाकात होने जा रही है, कहा जा रहा है अगले 10 दिन में करवाएंगे डोनाल्ड ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की के बीच में। आपको याद होगा कि अलास्का में तो कहा था पुतिन ने कि नेक्स्ट टाइम मॉस्को में मिलेंगे। तो क्या ये माना जाए कि अगली मुलाकात अगले 10 दिन में मॉस्को में होने जा रही है? कहना मुश्किल है, मगर वेन्यू से ज़्यादा ज़रूरी है कि मुलाकात क्या है। एक गाना है ना, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला बढ़ाना है। तो प्यार का सिलसिला जो बढ़ चुका है वो ये है मेरी नज़र में। और अगर ये गलत हुआ तो शायद आपके प्रोग्राम पे आके मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा, कि अमेरिका पीछा छुड़ा चुका है। अमेरिका ने, जब ट्रंप और प्यूटिन मिले, प्यूटिन का जैसे उसने जफ्फी डाली और कारपेट पर खड़े होकर वेट किया, फिर गाड़ी में साथ लेके गया, फिर वो सब हुआ, तो उसी प्यूटिन को, जिसको अमेरिका और पूरे नेटो ने वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया हुआ था और अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ था, वो सब खत्म हो गया। अमेरिका ने रशिया को अपने बराबर टेबल पे बिठा लिया, बिकॉज यूएसएसआर टूटने के बाद अमेरिका को लग रहा था काफ़ी सालों तक कि हम अभी, हमारी लड़ाई चाइना के साथ है, रशिया डजेंट मैटर। लेकिन अभी बैक टू स्क्वायर वन हो गया।
नेटो से और ईयू के साथ ट्रंप की बनती नहीं। ट्रंप ने उनको प्रेशराइज किया। नेटो की 2% उनकी कंट्रीब्यूशन होती थी, अभी 5% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो अपनी इकॉनमी की। जो ट्रेड डील हुई है ईयू की ट्रंप के साथ, वो काफ़ी घटिया किस्म की ट्रेड डील है। जैसे हमने मना की, वो नहीं मना कर पाए क्योंकि वो फंसे हुए हैं। तो इस हालत में क्या हो रहा है कि ट्रंप, जो मुझे लगता है, उसने रशिया को बोला ऐसा है कि तू संभाल यूक्रेन और तू संभाल ईयू। अगर ये सुधरते हैं तो सुधर जाएं, नहीं तो डंडे से संभाल। क्योंकि जब ये बात चल रही है उस टाइम पे अगर आप यूक्रेन को स्टडी करें तो वहाँ जितनी जोर के अटैक और जितनी बम्बार्डमेंट वहाँ पे इस टाइम हो रही है, वो पीस टॉक की तरफ नहीं इशारा करती। और यूके और ईयू जो है, जिनका पिट्ठू है ये जेलेंस्की, वो जेलेंस्की को मानने नहीं देंगे कि तू अपनी टेरिटरी छोड़ दे, तू नेटो का मेंबर मत बन, तू लैंडलॉक्ड हो जा। वो नहीं मानेगा। तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि जितनी मर्जी मीटिंग कर लें, ये जेलेंस्की नहीं मानने वाला। और अगर जेलेंस्की को हटाना पड़ा बीच में किसी स्टेज पे, तो ये अमेरिका या इन बड़ी पावर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कल को दूसरा बंदा ला के, एक बार रशिया सेटिस्फाइड हो गया कि मेरे जो जो मुझे एंड रिजल्ट चाहिए था मिल गया, और जेलेंस्की नहीं मान रहा, इसके आगे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके आगे लड़ाई फिर यूरोप में फैलेगी। तो फिर एक वर्ल्ड वार टाइप सिचुएशन हम देख रहे हैं जिसमें यूरोप बर्बाद हो जाएगा। तो उसका एक वे आउट ये हो सकता है कि किसी टाइम पे आके पहले जेलेंस्की अड़ा रहे, रशिया उसको पीटता रहे। जब रशिया सेटिस्फाई हो जाए तो जेलेंस्की को कहीं से कोई गोली लग के कहीं लग गई, कार बम में उड़ गया, कि एयर क्रैश हो गया, बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो अमेरिका ने पुतिन के हवाले किया है यूक्रेन को, और कहा ये जो यूरोपियन मेरे काबू नहीं आ रहे। फ्रांस उसको आंखें दिखाता है। यूके का स्टैमर वो लड़ाई करने के लिए 10,000 फौजी भेजने के लिए तैयार है, और पैसे वो लगाते नहीं। और रेयर अर्थ जो है यूक्रेन के अंदर, उसके ऊपर यूके ने पहले डील कर ली, उसी के ऊपर अमेरिका अड़ गया, और उसी एरिया का काफ़ी हिस्सा रशिया के नीचे है। तो वो रेयर अर्थ तो वहाँ रेयर ही हो गया। तो आई थिंक ट्रंप ने एक इंटेलिजेंट चाल चली है, क्योंकि घर के अंदर उसको बहुत प्रेशर पड़ रहा है। वो जो उसने सपने दिखाए थे, महंगाई बढ़ गई, टैरिफ। और देखिए आप इसी इसी की आड़ में क्या हुआ है। हमसे 25% की बात हुई, +25 बोला, वो 25 नहीं लगा। और रशिया ने भी 20% हमारी और आपका बिजनेस है बोल के ट्रंप को आईना दिखा दिया कि तू भारत की बात करता, तेरा तो मेरे साथ डायरेक्ट बिजनेस है इंडिया, रशिया और अमेरिका का। वो हम लोग यही समझते हैं कि ये हमारे को फेवर किया पुतिन ने बोल के। तो ये सच्चाई आई थिंक वो जान गया है, बिकॉज एक रशिया नेटो से नहीं संभला, उस रशिया के साथ आप चाइना जोड़ लीजिए और फिर भारत जोड़ लीजिए और ईरान को साथ में जोड़ लीजिए, तो कौन संभालेगा। तो ट्रंप पीछा छुड़ा रहा है। उसके लिए यूरोप गया। अगर यूरोप नहीं सुधरता, ये नहीं, अगर जितने गए हुए हैं उसमें मेलोनी को छोड़ के बाकी जितने हार्ड लाइनर हैं यूरोप के, जो 7-8 लीडर गए हैं, सारे हार्ड लाइनर हैं। तो वो फिर उनको करेगा मिलिटरली सॉर्ट आउट करेगा पुतिन यूरोप को। और अमेरिका उस आग में नहीं जलना चाहता, वो साइड पे खड़े होकर तमाशा देखना चाहता है। तो ये मेरी असेसमेंट है। गलत होगी तो फिर कभी आके मैं सॉरी बोलूँगा। तो ये जेलेंस्की की मीटिंग कहीं भी हो, मुझे नहीं लगता, अनलेस अनटिल रशिया के अचीव, जैसे वो पिछले 48 घंटे से लगा हुआ है नॉन स्टॉप। अगर रशिया को लगता है कि कल 24 घंटे में, 48 घंटे में मैं सेटिस्फाई हो गया, मैंने जो लेना था ले लिया, उसकी सी की एक्सेस बंद कर दी मैंने, तो रशिया में से ठीक है, आई एम ओके। और उस टाइम अगर जेलेंस्की नहीं माना तो जेलेंस्की को उड़ा दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा। दिस इज हाउ आई लुक एट इट। बाकी देखते हैं, बाकी मॉस्को में होती, कहीं भी होती है, दैट इज़ नॉट रियली एन इशू। बट वो पुतिन ने अच्छा यॉर्कर मारा था ट्रंप को मॉस्को में इनवाइट करके। नेक्स्ट जी। टाइम मॉस्को। और तब शायद डोनाल्ड ट्रंप को लगा होगा कि अंग्रेजी समझ में नहीं आती, क्योंकि वो तो रशिया में बात करते, तो उस वक्त उनको भी हक्के बक्के रह गए थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन एक बात आपने बिल्कुल सही कही कि हो सकता है कि ट्रंप आने वाले वक्त में जेलेंस्की को हटा दे, क्योंकि वो जो प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी उसमें पूछा था ना कि वहां पर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो पूछा था, तो उसने कहा वॉर चलो। उसने कहा अच्छा वॉर होगा तो क्या अमेरिका में चुनाव नहीं होंगे। तो किसी ना किसी तरह से उसको हटाने की कोशिश हो रही है। और यहाँ पर ये भी देखिए, अमेरिका अपने हितों को सर्वोपरि मानकर चल रहा है। कहा ना कि हम तो हथियार नेटो कंट्रीज को बेचेंगे, वो चाहे तो दे दे जाके यूक्रेन को, लेकिन खरीदे हमसे। तो अपना सीधा कारोबार तो चला ही रहा है। तो वो सूट करता है ना उसको, कि रशियन को पीटे, ये सारे मिलकर रशिया को लड़े, अमेरिकन को हथियार बेचे और खुद लड़ाई में ना पड़े। क्योंकि इनके किसी के पास एटॉमिक वेपन्स नहीं है, पूरे यूरोप में किसी के पास एटॉमिक वेपन्स नहीं है। वो जो न्यूक्लियर पावर बन के बैठे हुए हैं, फ्रांस, उनकी औकात नहीं है। बिकॉज फ्रांस, इसने क्लियरली बोला हुआ है पुतिन ने, कि पहले बोला था जिस देश से मिसाइल हमारे ऊपर चलेगी न्यूक्लियर, हम उसको उड़ा देंगे। बाद में कहा कि जिस देश की मेड इन सो एंड सो जर्मनी मिसाइल अगर यूक्रेन ने हम पे फायर की, तो हम उस देश को भी साथ में चेपेंगे।
तो मेन जो न्यूक्लियर, इनफैक्ट यूक्रेन अपने आप में नंबर 3 न्यूक्लियर पावर था 2004 से पहले। सबसे ज़्यादा रशिया, फिर अमेरिका, और यूक्रेन के पास चाइना 3 और चौथा यूक्रेन। यूक्रेन के पास आई थिंक 2000 के आसपास वॉर हेड्स थे जो उन्होंने सारे सरेंडर किए। ये जो बाकी बैठे हुए हैं ना 4-4, 5-5, 6-6 लेके, और ये कंट्रीज देखो वॉर हेड, अब वॉर हेड होना, न्यूक्लियर वॉर हेड होना सिर्फ एक पार्ट ऑफ द इशू है। आप जब किसी पे न्यूक मारते हो तो आपको एक न्यूक आगे से बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। अब मुझे यूरोप की एक देश बता दीजिए जो कि एक न्यूक की मार नहीं है। साइकिल चलाते हुए आप 2 घंटे में देश क्रॉस कर जाते हो, बड़े बड़ों को छोड़ के। छोटे छोटे सारे देश हैं, और जितने जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्री सारे मिला लो तो उनकी पॉपुलेशन मॉस्को से कम है। तो आपको शॉक एब्जॉर्ब, आप न्यूक मार तो दोगे, उसके बाद आपका जो हाल होगा एब्जॉर्ब कर पाओगे? तो बिलो न्यूक्लियर लड़ाई होती रहेगी, और अमेरिका सप्लाई करता रहेगा, पैसे कमा रहा है, और आमने सामने भी नहीं आए वर्ल्ड पावर 2, तो ठीक है, न्यूक्लियर वॉर की अंदेशा कम है। तो ये सूट करता है, वही MIC को सूट करता है, ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को। जी। लेकिन कर्नल साहब, जिस मकसद को लेकर कि मैं नेटो में शामिल हो जाऊं, यूक्रेन यही चाहता था ना कि मुझे नेटो में शामिल कर लो। जिस मकसद को लेकर यूक्रेन चला था वो तो मिला नहीं। ऊपर से जो 20% हिस्सा जिस पर कब्जा कर लिया है फिजिकली रूस ने, वो क्रीमिया का इलाका है या डोनेट्स्क का इलाका है, ईस्टर्न जो पोर्शन है, वो भी वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आपको लगता है कि जेलेंस्की मान जाएगा कि मैं ये इलाके छोड़ दूं और मैं नेटो में भी ना जाऊं? तो क्या होगा जेलेंस्की का? आपको लगता है कि इस समझौते को लेकर वो कहीं पर बैठकर तीनों, ट्रंप, पुतिन या जेलेंस्की, तीनों बैठकर बातचीत करेंगे और किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे, या सब कुछ अब एक तरफा है, पुतिन की ही चलेगी? जिसके हाथ में डंडा है ना, दुनिया वही चलाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी इस टाइम पुतिन के हाथ में है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल या लॉ के हिसाब से देखें तो ना पुतिन के पास पावर है कि वो क्रीमिया वापस करे, उसके लिए उसको अपने पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, और ना जेलेंस्की के पास पावर है जो कहे कि ओके 20% एरिया मैंने छोड़ दिया। हम ये मान के चलते हैं कि 20% एरिया लिया, 10% रशिया छोड़ भी दे, अपने काम की चीज़ें रख ले। बेसिकली उसने क्या करना है, इसको समुद्र से दूर रखना है। न्यूक्लियर प्लांट इनके रशिया के पास है, यूक्रेन का पावर ग्रिड की मेन सप्लाई पॉइंट रशिया के पास है। तो उसके बाद तो यूक्रेन की चाबी रशिया के हाथ में होगी, है ना। मान लें कि 10% अगर मान भी जाए पुतिन कि ओके मैं इतना हिस्सा जो थोड़ा ऊपर वाला नॉर्थ ईस्ट वाला मैं वापस दे रहा हूँ, और चल तो जेलेंस्की उसको भी नहीं मान सकता। और नेटो वाला जो, नेटो की जो जेलेंस्की की ख्वाहिश थोड़ी थी, वो तो नेटो की ख्वाहिश थी ना। जेलेंस्की को तो इसलिए डाला गया था ना कॉमेडियन को कि तू जा और वहाँ जाके तू नेटो नेटो करना शुरू कर। 2014 में जैसे तख्ता पलट हुआ था, वो तो CIA की बड़ी डीप कॉन्स्पिरेसी थी ना, बांग्लादेश की तरह। तो वो नेटो के मुंह पे थप्पड़ लगा है, जेलेंस्की के तो है ही जो है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि कुछ एक पीसफुल हल होगा। अगर जैसे मैंने कहा कि पुतिन ने 20% टेरिटरी ले ली, लेकिन 10% रखने से उसका जो ओवरऑल एम्बिशन है, टेरिटोरियल एम्बिशन, कि मैंने इसको काट देना समुद्र से, इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेरे थ्रू ही होंगे, वो हो जाए तो हो सकता है। लेकिन नेटो से क्या, जैसे आपने सही कहा कि जो नेटो का गेम है, UK क्यों नाच रहा है, फ्रांस क्यों नाच रहा है, बीच में जर्मनी को क्या तकलीफ है? तो यहाँ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। और रशिया ने आज तक कभी नहीं कहा कि मैं किसी यूरोपियन कंट्री को इन्वेट करूँगा, कभी नहीं कहा। और आज भी वो कह रहा है कि मेरा कोई प्लान नहीं है। लेकिन एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि यूक्रेन के बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो यूरोप का है, रशिया रुकेगा नहीं। लेकिन सच ये है कि अगर रशिया और यूक्रेन का मैप आप देखें, अगर रशिया अपना एरिया प्लस यूक्रेन के ऊपर इन्फ्लुएंस रखता है, जब आप किसी देश की पोर्ट ही ख़त्म कर दो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपके थ्रू होने लग जाए, मेजर आपकी पावर स्टेशन, ग्रिड स्टेशन आपके पास हो, पानी के डैम आपके पास हो, तो आप उस देश को कंट्रोल कर दो। तो जब यूक्रेन और रशिया का कंट्रोल रशिया में है, तो लगता है कि रशिया एक वर्ल्ड पावर है। जैसे ही आप उस यूक्रेन को उस नक्शे से निकालिए और रशिया को एक साइड ईस्ट में फंस गया, तो वो एक हमारी तरह एक रीजनल पावर दिखता है। तो पुतिन 1.5 लाख फौजी मरवाने के बाद ये नहीं मानेगा कि स्टेटस को हो, और जेलेंस्की टेरिटोरी पे फंसा जा, इस पे नेटो की मेंबरशिप पे फंसा, तो फिर हटा दिया जाएगा। जिस दिन रशिया का एम पूरा हो गया और अमेरिका ने गर्दन हिला दी, उस दिन जेलेंस्की का वही हाल होगा जनरल जियाउल हक का हुआ था, और अमेरिका ने किया था, अपना एम्बेसडर साथ में मरवाया था। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो वी आर हेडिंग इनटू अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज। और अब जब हम उधर देख रहे हैं तो हमें ये भी नहीं पता कि वेस्ट एशिया में भी बम फटने वाला है, वहाँ भी हालात ख़राब हो रहे हैं। इसराइल के अंदर भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। जब नेतन्याहू पे जब भी प्रेशर पड़ता है, वो कुछ ना कुछ धमाका करता है।
हाँ। तो यहाँ कुछ हो गया तो पता चला कि अमेरिका यहाँ भी फंसा हुआ है, अमेरिका उधर भी फंसा हुआ है, और पीछे से घुस गया चाइना ताइवान में। इसलिए अमेरिका अपना पल्लू झाड़ के कि एटलीस्ट एक फ्रंट तो बंद करूं, यूक्रेन से तो निकलूं, फिर देखते हैं वेस्ट एशिया में क्या करना है। बिकॉज 3 फ्रंट पे दुनिया की आज की डेट में कोई ताकत नहीं लड़ सकती। अगर अमेरिका कहे मैं यूक्रेन में भी सप्लाई करूंगा, मैं इसराइल को भी वेपनरी दूंगा, हूतियों को भी मारूंगा, रेड सी में भी लड़ूंगा, और ईरान को भी ठोकूंगा जरूरत पड़ेगी, और मैं चाइना को भी संभाल लूंगा, वो ज़माना चला गया। वो अमेरिका नहीं है और ना तब का चाइना है। तो इसलिए जो मेरी जो असेसमेंट जिसका बेसिक यही है कि अमेरिका अपना पीछा छुड़ा के एक फ्रंट बंद करना चाहता है, ताकि जो थोड़ा बहुत वेस्ट एशिया में चल रहा है, मिडिल ईस्ट जिसको कहते हैं लोग, उसको वो थोड़ा टैकल कर सके। बिकॉज वहाँ पे उसने ग्रिप बना दी है, उसने उग्रवादी भी बिठा दिया HTS वाला, इसराइल भी उसके साथ है, टर्की भी जुड़ा हुआ है, ईरान के ऊपर दबदबा है, और अजरबैजान और अर्मीनिया के साथ करते करते वो घुसना चाहता है सेंट्रल एशिया में। और सेंट्रल एशिया में जैसे वो कदम रखेगा तो उसको आगे से हीट फील करनी पड़ेगी चाइना और रशिया की। बहुत सेंट्रल एशिया रशिया और चाइना का बैकयार्ड है। तो एक और फ्लैश पॉइंट वहाँ बनने को तैयार है अर्मेनिया अजरबैजान का डील के बाद। तो इसलिए ये अपना पल्लू जहाँ से झाड़ के वेस्ट एशिया के थ्रू फिर गेम खेलना चाहता है। तो दिस इज़ हाउ आई लुक एट इट। आजकल के ज़माने में कोई भी जियो पोलिटिकल प्रोडिक्शन करना खतरे से खाली नहीं है। तो जैसे कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू वट एवर रिस्क, वही हाल है। बट चलो मैंने गर्दन आगे निकाल के बोल दिया, फिर देखते हैं क्या होता है। जी। लेकिन जो कुछ भी अमेरिका कर रहा है, मुझे तो एक लगता है कि पुतिन के ऑरा में डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और इसीलिए शायद बदले बदले से दिख रहे हैं। लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं उसमें कम से कम फायदा ये हो गया है कि रशिया, चाइना, भारत एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। और जी। चाइना और भारत के बीच रिश्ते कभी ठीक होंगे, कभी ट्रैक पर आएंगे, ये बड़ा असंभव लगता था। लेकिन आज की तारीख में संभव दिख रहा है, जब उनके विदेश मंत्री 3 दिन के दौरे पर यहाँ आए और हमारे प्रधानमंत्री भी इसी महीने के आखिर में एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए चाइना जा रहे हैं। तो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और भारत, चाइना और रूस के साथ आने से बहुत कुछ बदलेगा अमेरिका के लिए। सर, आपने जी। समय निकाला इस विषय पर, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।